जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्रैकर एकेडमी। दोस्तों आई एम साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस के लिए दोस्तों काफी ये स्पेशल वीडियो है। और इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों फॉर्मेट से दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। और 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है। दोस्तों वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है, तो इसका अपन सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसके कारण होती है? पिस्टनाप के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है, तो पिस्टनाप के कारण होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। दोस्तों स्कर्वी रोग है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। तो स्कर्वी रोग दोस्तों किसकी कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो इसका सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों केल्विन में पूछा जाएगा तो कितना होगा? 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अपन याद रखेंगे। सेल्सियस में दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर अपन कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। दोस्तों रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, तो इसका अपन राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसके कारण होता है रक्त का रंग लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है। दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो कितना होता है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर करेंगे अपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का जो पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन को काफी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रेबेज की टीके की खोज किसने की। दोस्तों रेबेज की ये टीके की खोज है वो किसने की? न्यूटन, लुई पाश्चर, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेबेज के टीके की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसने की थी? लुई पाश्चर ने रेबेज की टीके की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, क्वाशियोरकर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ था, क्योंकि मरासमा रोग भी होता है और क्वाशियोरकर रोग भी होता है। ठीक है दोस्तों, मरासमा रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। और क्वाशियोरकर रोग किसमें होता है? वयस्कों में होता है, मतलब पुरुषों में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। दोस्तों सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो दोस्तों सूर्य में कौन सा सर्वाधिक तत्व पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? भविष्य का, ये आपको याद रखना है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भविष्य का ईंधन किसे? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। इसलिए सूर्य में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक? हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। इसलिए दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। जी आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसे जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्वेश्चन को। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ग्लूकोमा रोग का संबंध है मानव शरीर के किस अंग से है। दोस्तों ग्लूकोमा रोग का संबंध है वो मानव शरीर के किस अंग से है? मस्तिष्क, हृदय, किडनी या आंख। तो दोस्तों ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किससे है, तो आंख से है। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के आंख से है। दोस्तों कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोमा रोग। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों दांतों और हड्डियों में जो पाए जाने वाला तत्व कौन सा है,
तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फोरस। दोस्तों दांतों हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों वृद्धावस्था में जो मनुष्य की हड्डियां हैं वे क्यों कमजोर हो जाती हैं? आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से। तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसकी कमी के कारण? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पर कि लैंप की बत्ती में तेल तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। दोस्तों लैंप की बत्ती में जो तेल है वो किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो तेल की कम श्यानता के कारण, दाब अंतर के कारण या केश की गणना के कारण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा केश की गणना के कारण। ठीक है दोस्तों याद रखना है यहाँ पर किसके कारण? केश की गणना के कारण या केशी कत्व के कारण। जब भी आपको याद रखना है केश की गणना या केशी कत्व के कारण। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा पदार्थ है नाभ की रेक्टोमंडल का काम करता है। दोस्तों कौन सा पदार्थ नाभ की रेक्टोमंडल का काम करता है? ओजोन, भारी हाइड्रोजन, भारी जल या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो दोस्तों कौन सा पदार्थ आपकी रेक्टोमंडल का काम करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा क्या? भारी जल। दोस्तों भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों भारी जल यहाँ ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? मंदक के रूप में। आपकी रेक्टोमंडल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी ग्रेफाइट भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों ये दोनों करते हैं यहाँ पर मंदक का काम। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। दोस्तों सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। दोस्तों याद रखना है यहाँ पर किसका उपयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने? तो तांबा धातु का उपयोग किया था। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। दोस्तों कौन है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, चालक है? तो एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी या लोहा। तो दोस्तों कौन विद्युत विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चांदी। जी दोस्तों चांदी याद रखना यहाँ पर जो ऑप्शन बी आएगा जो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है चांदी। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन, हवा, अमोनिया या जल। तो दोस्तों सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा केरोसिन। केरोसिन को दोस्तों मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? मिट्टी का तेल। जब भी आपको याद रखना है यहाँ पर केरोसिन को ही मिट्टी का तेल बोला जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? नाभ की विघटन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो दोस्तों सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नाभ की संलयन द्वारा होता है। जो आपको याद रखना है नाभ की संलयन द्वारा होता है सूर्य पर इसका निर्माण। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अपन कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन या रेनिन। तो दोस्तों दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कौन है? रेनिन। ठीक है दोस्तों याद रखना है यहाँ पर दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? रेनिन है। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या अमाशय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। दोस्तों एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 169 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या 179 लीटर। तो एक एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं। जो आपको याद रखना है यहाँ पर कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पित्त कहाँ जमा होता है। दोस्तों पित्त है वो कहाँ पर जमा होता है? अमाशय, पित्ताशय, पीलिया या यकृत। तो दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसको ऑप्शन जी बी कर लेना यहाँ पर, जी सी कर लेना और जी डी कर लेना। ठीक है दोस्तों पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ये आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लार किसके पाचन में सहायक होती है। दोस्तों लार है वो किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फाइबर। तो लार दोस्तों किसके पाचन में सहायक होती है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर
श्यानता की इकाई होती है दोस्तों, श्यानता की इकाई होती है। तो दोस्तों श्यानता की इकाई है वो क्या है? पॉइंट, पास्कल, यूलिन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्यानता की इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्या है? पॉइज। श्यानता की इकाई क्या होती है दोस्तों? पॉइज होती है। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि टीबे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? दोस्तों टीबे नामक हड्डी है वो किसमें पाई जाती है? खोपड़ी, भुजा, टांग या मुंह। तो टीबे नामक हड्डी दोस्तों किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसको बी कर लेना, यहाँ पर सी कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्या टांग या पैर में पाई जाती है? दोस्तों टांग को ही पैर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ह्यूमरस अस्थि है वो पाई जाती है। दोस्तों ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग में, पिंडली, अग्र भुजा या ऊपरी भुजा। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ पर पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आपको याद रखना है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि है वो कौन सी होती है? जबड़े की, गर्दन की, जांग की या भुजा की। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, क्या? जबड़े की हड्डी सबसे प्रबल अस्थि। प्रबल का मतलब क्या होता है? जो सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? दोस्तों चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फार्मिकम, एस्टिकम, ऑक्जेलिकम या टाटरिकम। तो चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। किसका होता है? फार्मिकम का होता है। जिसे दोस्तों मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। जी आपको याद रखना है यहाँ पर, क्या है, कभी कभी मेथेनोइक अम्ल लिख के आता है, कभी कभी फार्मिक अम्ल लिख के आता है। तो आपको ध्यान रखना है, फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि क्यूब सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? दोस्तों क्यूब सिल्वर है किस धातु को कहा जाता है? सिल्वर, एल्यूमिनियम, पारा या सीसा। तो क्यूब सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसे जाना जाता है? पारे को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर, क्यूब सिल्वर के नाम से पारे को जाना जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना है ये क्वेश्चन को। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्रोनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका? क्रोनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? दोस्तों कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक है वो पाया जाता है? ऊंट, लामा, उपरोक्त तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऊंट और लामा दोस्तों दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर। तो ए और बी इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ऊंट और लामा दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मलेरिया रोग का जो मलेरिया रोग है वो किसके द्वारा होता है? दोस्तों मलेरिया रोग है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, प्लाइमोडियम, प्रोटिया या कवक। तो मलेरिया रोग दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया रोग। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मलेरिया में मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नली, पीलिया, अग्नाशय या आंत। तो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पीलिया प्रभावित होता है। दोस्तों पीलिया या इसे तिल्ली भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर तिल्ली। ठीक है दोस्तों, पीलिया या तिल्ली में होता है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया या तिल्ली होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हड्डी को दोस्तों हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को जो मांसपेशी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, फीमर या इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है यहाँ पर? हड्डी को, जो आपको याद रखना है यहाँ पर, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको जी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर, पार्सेक, नैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होती है? पार्सेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पार्सेक होती है। ये आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग, हाथी, कंगारू या मनुष्य। तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों किसकी होती है?
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? सबसे लंबी कोशिका, ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, आपको याद रखना है ये कि तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक, सेलाडन स्वान ने, डेविड थॉमसन, ये मेरी फ्रेंड क्वाइस। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किसने किया था? तो सेलाडन और स्वान ने किया था। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्वेश्चन। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की तैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लाइसोसोम। तो कोशिका की जो आत्महत्या की तैली है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की तैली कहा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अश्रु गैस का रसायन नाम क्या है? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और ये अश्रु गैस का जो रसायन नाम है वो क्या है? तो इसका दोस्तों अपन सही उत्तर करेंगे यहाँ पर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होता है? तो अल्फा क्लोरोएस्टोपरन अश्रु गैस का रसायन नाम होता है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया यहाँ पर। अश्रु गैस का रसायन नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरोएस्टोन होता है। और दोस्तों ज़्यादा वीडियो होती है दोस्तों यहाँ पर एंड। और 40 क्वेश्चन में दोस्तों आपको जरूर बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जहाँ तक दोस्तों वीडियो देखिए तो एक लाइक दोस्तों आप जरूर करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।